अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा, टीम क्लासिक, किस तेरा। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू फरयाल खान, अफशा कंवल, आरुष खान, सायरा नाज। प्रूफ रेड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। ये शब ये ख्यालो ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। शोले में है एक रंग तेरा, बाकी हैं तमाम रंग मेरे। आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ, यादों के बुझे हुए सवेरे। देखते हैं सुराग फसले गुल का, शाहों पे जले हुए बसेरे। मंजिल न मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। रुदादे सफ़र न छेड़ नासिर, फिर अश्क न थम सकेंगे मेरे। नासिर काज़मी। सियाल हवेली पर सुबह एक नया रंग रूप लेकर उतरी थी। आज कितने अर्से बाद वो लोग अलीज़ा को लेने के लिए हवेली आए थे। कुछ दिन पहले ही उसका दाखिला इस्लामाबाद के एक निजी कॉलेज में हुआ था, जहां ऐबक सियाल पहले से ही ज़ेर तालीम था और अब अलीज़ा अपनी तालीम मुकम्मल करने के सिलसिले में उनके साथ ही रहने वाली थी। जुल्लेदैन इस वक्त ऐबक, अमान और अलीज़ा को अपने साथ लेकर हवेली के पिछले खुले अहाते में मौजूद था। वो 2 दिन पहले ही घर आया था, सो आज वो ही इन लोगों के साथ गाँव आया था। सारा को यहाँ लाने के लिए अलीज़ा ने इसे बाकायदा धमकियाँ दी थी, वरना वो इस वाक़या को 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी भी घर से निकलने से घबराती थी। और जुल्लेदैन के साथ सफ़र का सोचकर तो वैसे ही उसका खून खुश्क हुआ था, मगर अनीज़ा को जहाँ ज़ेब सियाल के साथ किसी तकरीब में जाना था, सो वो उसे अकेले छोड़ने के हक़ में हरगिज़ ना थी। उसके यहाँ आने के पीछे अलीज़ा की खुफ़की के डर और अनीज़ा के हुक्म से ज़्यादा जहाँ ज़ेब सियाल की बात का मान था, जो उसे मजबूत देखना चाहते थे। अब बता भी दें भाई कि आपने हमें यहाँ क्यों लाए हैं। ऐबक ने बेजार अंदाज में फिर से वही सवाल दोहराया जो अमान और अलीज़ा के ज़हन में भी था। बताता हूँ, जुल्लेदैन ने कहते हुए स्याह कोयले के छोटे टुकड़े की मदद से सफ़ेद दीवार पर एक उफ़क़ी लकीर खींच दी। आप हमें पेंटिंग करना सिखा रहे हैं? अमान ने दिमाग पर जोर देते हुए अंदाज़ा लगाना चाहा। नहीं, मैं तुम लोगों को कामयाबी का फ़लसफ़ा सिखा रहा हूँ। वो तस्हीह करते हुए इनकी जानिब पलट गया। कामयाबी का दीवार गंदी करने से क्या ताल्लुक़? अब ऐबक ने कमर पर हाथ रखते हुए सवाल किया। ताल्लुक़ दीवार से नहीं, इस लकीर से है। उसने नफ़ी में सर हिलाया, गोया इनकी सोच पर तासुफ़ का इज़हार कर रहा हो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो दीवार पर इस तरह लकीर बनानी चाहिए। अब की बार अलीज़ा ने पुरसोच अंदाज में अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, जबकि इन तीनों के अक्लमंदाना तजज़िये को देखते हुए वो महज एक गहरी सांस लेकर रह गया। अगर तुम लोग की कमेंट्री हो गई हो तो मैं कुछ बोलूँ? जुल्लेदैन ने तंज़िया अंदाज में जैसे इजाज़त चाही। जी जी, बोले बोले। वो लोग हमतन गोश हुए। ये लकीर तुम लोगों का टास्क है। तुम लोगों को इस लकीर को हाथ लगाए बिना छूटा करके दिखाना है। अब उसने असल बात बताई तो तीनों मज़ीद हैरान हुए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐबक ने सबकी तर्जुमानी की थी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये तुम लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। इस लकीर को छोटा करने का तरीका दरअसल तुम्हारी सोच की अक्कासी करेगा। उसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से जवाब दिया, जबकि इन तीनों के तासुरात बता रहे थे कि इन्हें ये बात नामुमकिन ही लग रही है। अब तुम लोग अच्छी तरह सोचो, मैं तब तक अम्मा बी के पास से होकर आता हूँ। उसने कहते हुए कोयले का टुकड़ा अमान के हाथ में थमाया। और जब तक मैं वापस आऊँ तब तक लकीर छोटी हो जानी चाहिए, मगर बिना हाथ लगाए। उसने जाते जाते बुलंद आवाज़ से ताकीद किया और फिर इन 3 ज़हीन लोगों को हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से चला गया। बिना हाथ लगाए कैसे छोटा करें इस लकीर को? ऐबक ने पुरसोच अंदाज में आंखें सुकेड़ी। आइडिया। अमान एकदम ने चुटकी बजाई। क्या? दोनों ने एक ज़बान पूछा। भाई ने हाथ लगाने को मना किया है ना, हम पैसे मिटाकर छोटा कर देते हैं। अमान ने पुरजोश अंदाज में हल तजवीज़ किया। शट अप अमान। अलीज़ा को इसकी बेमौका शोही बिल्कुल पसंद ना आई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सायरा, जो कि अभी अभी मिस नाना से मिलकर वापस आई थी, वो भी तो जज्बुस के मारे मजबूर होकर उनकी जानिब चली आई। एक बहुत अहम सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ऐबक ने जवाब दिया। कैसा सवाल? उसका इश्तियाक मज़ीद बढ़ा। क्या तुम इस लकीर को बिना हाथ लगाए छोटा कर सकती हो? ऐबक ने नासहाना अंदाज में जुल्लेदैन वाला सवाल दोहराया। तो वह सवाल सुनने के बाद अब नज़रें सफ़ेद दीवार पर बनी सूफ की लकीर पर मरकूज़ किए वो गौर उसका जायज़ा लेने लगी। हाँ, कर सकती हूँ। एकदम उसकी आंखें चमकी, जबकि इसके जवाब पर बाकी तीनों चौंके। कैसे? ऐबक ने जानना चाहा, और यही कैफियत बाकी दोनों की थी। कोई चाक या पेंसिल है? उसने उल्टा सवाल करके तकाजा किया। हाँ, ये कोयले का टुकड़ा है। अमान ने अपने हाथ में मौजूद टुकड़ा इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे लेकर वो दीवार के पास आई, जबकि वो तीनों बगौर इसे देखने लगे। सायरा ने इस लकीर के ऐन नीचे कोयले की मदद से इससे थोड़ी ज़्यादा लंबी लकीर खींच दी, जिसके बायस अब पहले वाली लकीर खुद बहुत छोटी लगने लगी। वो तीनों ही सायरा की समझ पर हैरान रह गए। ये ले, हो गई बिना हाथ लगाई लकीर छोटी। फ़ख्र से कहती हुई इन लोगों की जानिब पलटी, जो हक्का बक्का खड़े इसे देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि लकीर ऐसी छोटी होगी? अलीज़ा ने अपनी हैरत को अल्फाज दिए।
क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सामने वाले को पीछे खींचने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपनी काबिलियत बढ़ाकर इससे आगे जा सकते हैं। उसने सादगी से मुस्कुराते हुए कंधे उचकाकर जवाब दिया। सादगी, ज़हानत और मस्बत सोच का मुँह बोलता सबूत थी सामने खड़ी ये मासूम सी लड़की, जिसके आगे वो लोग दंग रह गए थे। ओह! भाई आ रहे हैं। तभी अमान ने राहदारी से इस तरफ आते ज़ुल्यदैन की आमद की इत्तला दी तो इन लोगों का सटका टूटा और सायरा की मुस्कुराहट पल भर में सिमट कर गायब हुई। इससे पहले कि ज़ुल्यदैन राहदारी अबूर करके इन लोगों तक आता, सायरा बर्क रफ्तारी दिखाते हुए वहाँ से ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे भूत देख लिया हो। वो 16 साल की होने वाली थी। अस्सा हुआ ज़ुल्यदैन ने इसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था, मगर सायरा आज भी उससे पहले जितना ही घबराती थी। हाँ भई, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? ज़ुल्यदैन दिलचस्पी से पूरा करीब आकर रुका और जैसे ही उसने गर्दन मोड़कर दीवार की जानिब देखा तो हैरान रह गया। अरे! तुम लोगों ने ये कर लिया? वो खुशगवार हैरत से वापस पलटा और तीनों कुछ ना बोले। आई कांट बिलीव कि तुम लोग इतने जीनियस और पॉजिटिव हो सकते हो। इसकी खुशगवार हैरत अरूज पर थी। किसने किया ये? उसने जानना चाहा। बाई ये। अच्छा एक मिनट। ऐबक बोलने ही लगा था कि ज़ुल्यदैन ने इसे रोक दिया। तुम लोगों को पता है कि इन दोनों लाइन से हमें क्या सबक मिलता है? उसने इन तीनों का ज़हन टटोलना चाहा। आगे बढ़ने के लिए सामने वाले को पीछे खींचने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम अपनी काबिलियत बढ़ाकर उससे आगे जा सकते हैं। तीनों ने एक ज़बान सायरा का बताया का जवाब दोहराया। एग्जैक्टली, इसने तस्दीक की। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता था कि ज़िंदगी के हर मैदान में आगे आने के लिए सारा ज़ोर अपनी काबिलियत पर लगाना चाहिए, ना कि सामने वाले को पीछे खींचने पर। और तुम में से जिसने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये किया है वो सच में बहुत जीनियस और पॉजिटिव है। वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। मुझे बहुत फ़ख्र है इस पर। नाउ टेल मी, ये किसने किया है? उसने फ़ख्र व मोहब्बत से लबरेज़ अंदाज में कहते मुस्कुराकर जानना चाहा। सायरा ने। ऐबक के दो लफ्ज़ी जवाब पर ज़ुल्यदैन की तासुर में वाज़ेह तब्दीली आई थी। चमकती आंखों में हैरानी आई थी। इसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि अभी-अभी जिसकी सोच इस पर वाज़ेह हुई थी वो सायरा थी। वो लड़की इतनी ज़हीन और मस्बत भी हो सकती है ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो मुतासिर हुआ था। वो लड़की इसे हर गुज़रते दिन के साथ हैरान करती जा रही थी, खुद को साबित करती जा रही थी। वैसे सायरा भी काफ़ी समझदार हो गई है। ऐबक ने सादगी से मज़ीद कहते हुए इसकी तारीफ़ की। वो बीच में कहाँ से आ गई? मैंने ये काम तुम लोगों को दिया था। उसके बाद भी वो थोड़ा बड़हम हुआ। अब अपना भरम भी तो कायम रखना था ना। इतनी जल्दी अपने जज्बात का खुला इज़हार करने वाला शख्स तो वो था ही नहीं। वो खुद ही आ गई थी और हमारे पूछने पर इसने जवाब दे दिया। शी इज़ अ जीनियस गर्ल। ऐबक ने वजाहत करके एक बार फिर उसे सराहा। अच्छा बस ठीक है। ज़ुल्यदैन ने उसे टोक दिया तो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। साफ ज़ाहिर था कि ज़ुल्यदैन उससे मुतासिर हुआ है और इससे भी ज़्यादा वाज़ेह था कि ये बात वो हरगिज़ वाज़ेह नहीं करना चाहता था। चलो अब अंदर आओ, अम्मा भी बुला रही थी तुम लोगों को। हमें कुछ ही देर में निकलना है। ज़ुल्यदैन ने बात आरम्भ करके लिए मौजू बदला तो तीनों भी खामोशी से चलते बने, जबकि वो सफ़ेद दीवार पर बनी इन दो स्याह लकीरों को देखने लगा, जिनमें से ऊपर वाली खुद उसने लगाई थी और इसके ऐन नीचे वाली सायरा ने। वो बिना उसे छुए इससे बाजी ले गई थी और ज़ुल्यदैन सयाल शायद पहली बार इसके सामने लाजवाब होकर रह गया था। उसके होंठों के बेसाख्ता मुस्कुराहट ने छुआ। मिस सायरा, लगता है अब आपको भी हैरान करना ही पड़ेगा। जाने क्या सोचकर उसने खुद कलामी की। वो ना दिल फेंक था और ना ही हुस्न परस्त। उसे ये चीज़ें अपनी जानिब माइल नहीं करती थी। अगर उसे कुछ मुतासिर करता था तो वो थी ज़हानत। इसलिए वो गैर महसूस अंदाज में सायरा की मतानत, उसकी आदात व अतवार और अब इसकी ज़हानत से मुतासिर हो रहा था। हुस्न का जादू नहीं चला था। ज़हानत की जादू की छड़ी घूमी थी और पत्थर पर जोंक लगने लगी थी, मगर मालिक को खबर ही ना थी कि उसके दिल की मजबूत इमारत ज़मीन बोस होने को है। बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। एक तो मेरा एडमिशन हो गया और इससे भी बढ़कर मैं अब तुम सबके साथ रहूँगी। कितना मज़ा आएगा। गाड़ी के सियाल हवेली से निकलते ही अलीज़ा के अंदर एक बिजली सी बरक गई। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाए वो पुरजोश से बोले जा रही थी। खुशी उसकी आंखों चेहरे से छलक कर उसके चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रही थी। वो यूं ही छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली लड़की थी। गाड़ी चलाते ज़ुल्यदैन के साथ बड़ा जवान ऐबक ने ज़रा सा रुख मोड़कर उसके खुशी से सुर्ख पड़ते चेहरे पर एक निगाह दौड़ाई। ये बात बताने वाली तो नहीं थी वैसे। कोई तुम्हारा बल्ब की तरह रोशन चेहरा देखकर समझ सकता है कि आप जनाब खुशी के मारे हवाओं में उड़ रही हैं। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा ऊपर मत जाना। ये ना हो कि तुम कटी पतंग की तरह कहीं से कहीं पहुंचकर गुम हो जाओ। फिर हम चाचू को क्या जवाब देंगे? अमान के इस नटखट अंदाज पर सबके ही चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। तुम्हें मेरी बड़ी फ़िक्र है। अब जो मेरा इरादा तुमसे आपको ट्रीट देने का था ना, वो कैंसल। अलीज़ा ने मज़मूई संजीदगी से कहते साथ ही दोनों हाथ हवा में उठाकर इस क्लास का निशान बना दिया। प्लीज़ प्यारी अलीज़ा जी, आप तो खफा ही हो गई। छोटे भाई का इतना सा मजाक भी नहीं समझती। इसने फ़ौरन आज जाना लहजा अपनाया। सब इसकी नौटंकियों पर खिलखिला उठे थे, जिसमें ज़ुल्यदैन का कहका सबसे बुलंद था। सब लोग ही अमान कबूतर ज़ुल्यदैन को देखने लगे, जो कम ही यूँ दिल खोल कर हंसा करता था। सारा भी से यूँ हंसता देखा पल भर को मबहूत हुई, मगर अगले ही पल नज़रों का ज़ाविया बदल चुकी थी। यूँ ही मस्तियाँ करते वो लोग सरे शाम इस्लामाबाद पहुँच गए थे। हम अकेले रात के इस पहर आइसक्रीम खाने बाहर कैसे जाएंगे? अमान रात के खाने से फरागत के बाद एक बार फिर अलीज़ा के सर हो चुका था। उनके आइसक्रीम खाने जाने का इरादा बनते ही सायरा परेशान हो उठी कि अभी तक जहाँ ज़ेब और अलीज़ा सयाल की वापसी भी ना हुई थी।
परेशान क्यों हो रही हो साया डियर? एबी हमारे साथ है ही तो सही। ऊपर कमरे में भाई भी मौजूद हैं, हम इनके साथ चलेंगे। अमान की तसल्ली देने पर साया का रंग ही फक हुआ। इसे अपना अब आसमान से गिरकर खजूर में अटकता महसूस हुआ। चलो जी, वो तो कभी भी हमें लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने फट से थकावट का बहाना कर देना है। न जाने क्यों दिन ब दिन सड़ होते जा रहे हैं। देख लेना किसी लड़की इनके पास फटकना भी नहीं है। हम मुस्तकबिल की बाबी से महरूम ही रह जाएंगे अगर जो उनके सर तासरात उनके चेहरे के मुस्तकिल मकी बने रहे। अलीज़ा के मुतफक्कर अंदाज पर कहने पर दोनों भाइयों की गर्दनें एक साथ नफी में हिले थी। मतलब वो लोग उसकी बात का इनकार कर रहे थे। सारा अलबत्ता इस मौका पर खामोश ही रही। उम्र के साथ जुलैदैन की तबीयत में एक ठहराव सा आया था। एक पचानक बड़ी संजीदगी उसके चेहरे का हिस्सा बनी थी और शायद यही तमकीनत अलीज़ा सड़ियलपन का नाम दे रही थी। अलीज़ा बीबी, लेट मी ब्रेक द न्यूज़ ऑफ द ईयर। मिस्टर जुलैदैन सयाल न सिर्फ मुस्कुराने लगे हैं बल्कि इनका मिजाज भी हासा खुशगवार रहने लगा है। कड़ी में लगा इनका कहकहा भूल गई हो क्या? अमान ने किसी नाशिर की तरह अलीज़ा की मालूमात में इजाफा किया तो इस बार इसकी गर्दन नफ़ी में हिली। आई कॉन्ट बिलीव। वो मानने से इनकारी थी। सायरा से पूछ लो चाहे। एबा की बात पर सायरा सिर पटा ही तो गई। बोल के लब आज़ाद थे तेरे। अलीज़ा सर झुकाए खामोश बैठी सायरा के गले में बाहें डाले चहकी। मैं क्या बोलूँ? वो एकदम घबरा गई। सच बोल दो सायरा। ऐबक ने उसका हौसला बढ़ाया। ऐसे करें घर पर ही ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर भी कभी चले जाएंगे। सायरा की संजीदगी से कही बात पर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि वह बेचारी तखय्युर बड़े अंदाज से हंसते देख कर सोच रही थी कि उसने तो सादा सी बात की थी, कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया था। फिर इस हंसी का सबब क्या है? मेरी स्वीटू सायरा, मैंने वली के बारे में राय तलब की थी। अलीज़ा इसके गाल खींच कर शरारत से आंखें घुमाकर बोलते वो जीभ सी गई। वैसे सायरा का आइडिया भी अच्छा है, हम बाहर भी किसी रोज़ चले जाएंगे। भाई वाकई थक गए होंगे। अब जल्दी से अलीज़ा सयाल साहिबा अपना वॉलेट हल्का करें। मैं पिज़्ज़ा और आइसक्रीम ऑर्डर करने लगा हूँ। ऐबक ने एक जनिब रखे मोबाइल को हाथ में उठाते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा, तुम्हारी मौजूदगी में बिल पे करते अच्छी लगूंगी क्या? अलीज़ा ने मबूस होकर आंखें पिटपिटाई तो एक पल को ऐबक की नज़रें इसके मली चेहरे पर ठहर सी गईं। बहुत अच्छे। ट्रीट जो देता है तो बिल भी इसी के हिस्से में आता है। अमान ने बुधबारी से इसके मालूमात में इजाफा किया। क्यों एबी? अमान ने इसकी राय तलब की तो अमान की ऐबक की महवियत टूटी। तुम ऑर्डर कर दो ऐबक, मैं पैसे दे दूंगी। अलीज़ा कितनी आसानी से मान जाने पर ऐबक के वजी चेहरे पर मुस्कुराहट खिली। जो हुक्म मलका आ लिया। ऐबक ने हल्का सा झुककर सीने पर दाएं हाथ रखकर खुशोही भरे लहजे में कहा, तो हंस पे आदत नाक से मक्खी उड़ाकर नचला लब दांतों तले दबा गई। साया ने बारी बारी एक नज़र इन दोनों पर डाली। ऐबक फ़ोन पर लगा था जबकि अलीज़ा अमान की किसी गुलरीब शानी पर दोहरी हो रही थी। वो दोनों इसके बेहतरीन दोस्त थे और इनकी ज़हनी मुताबिकत के तो क्या ही कहने। अगर वो मुस्तकबिल में ही एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते तो सबसे ज़्यादा इससे ही खुशी मिलती। वो चाहती थी कि दो इतने प्यारे दिल रखने वाले इंसान हमेशा एक साथ रहें। वहीं बैठे बैठे मुस्तकबिल से अनजान सारा खुदाबख्श ने दिल ही दिल में इन दोनों की खुशियों के लिए ढेरों दुआएं कर डाली थी। कस्से स्याल पर एक और चमकीली वो पहली सुबह उतर आई। अलीज़ा का अचानक खरीदारी का प्रोग्राम बन गया तो इसने ओ लेवल के इम्तहानात से फारिग सायरा को भी अपने साथ घसीट लिया। रात को सारा मनसूबा बनाकर वो सुबह नाश्ते की मेज़ पर जहांज़ीब स्याल से इजाज़त तलब कर रही थी। बच्चों, कब तक निकलना है आप लोगों ने शॉपिंग के लिए? मैं वक्त पर ड्राइवर भेज दूँगा। जहांज़ीब स्याल ने अमान के इशारे पर बात शुरू की तो अनीज़ा ने भी चौंकने की अदाकारी करते ने देखा। ड्राइवर क्यों? जुलैदैन है ना, वो लेकर जाएगा इन्हें। अलीज़ा की बात पर चाय पीती सायरा को ज़ोरदार फंदा लगा। सभी परेशान होकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जबकि इसके साथ बैठी अलीज़ा ने जल्दी जल्दी इसकी कमर सहलाई। इसके मुकाबले बैठे जुलैदैन ने पुरसोच निगाहों से ये मंजर देखा। उसके ख्याल में सायरा को अच्छी अनीज़ा की ही बात पर लगा था। ऐबक है ना अम्मा जान, वो इन लोगों के साथ चला जाएगा। सायरा की सहूलत के ख्याल से जुलैदैन ने अनीज़ा को मुखातिब किया। बेशक ऐबक है, लेकिन वो इतना समझदार नहीं है कि मैं अकेली बच्चियों को इसके साथ भेज दूँ। तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम साथ होगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। वो प्यार से अपने अड़ियल बेटे को राम करते हुए बोली, जबकि ऐबक खुद को छोटा समझे जाने पर करा ही तो उठा था। आप भूल रही हैं वालदा मोहतरमा कि आपकी इस समझदार बेटे की गैर मौजूदगी में आपके कम में ही आता हूँ। ऐबक ने होंठ लटकाकर मसनूई रूठेपन से कहा, आप भी भूल रही हैं जनाब कि आपसे पहले आप मेरे साथ होते थे, जबकि ये बच्चियों का मामला है, सो तुम दोनों ही साथ जाओगे। अनीज़ा के भी इसी के ही अंदाज में जवाब देने पर सब मुस्कुरा उठे थे। ठीक है, मुझे वक्त बता दे, मैं साथ चला जाऊँगा। जुलैदैन अम्मा जान का कहा टाल नहीं सकता था, इसलिए हामी भर गया, जबकि दूसरी तरफ जुलैदैन के साथ जाने का सुनकर सारा की नन्ही सी जान हवा हुई थी। दोपहर के बाद की टाइमिंग रखते हैं। लीज़ा मज़े से कहती हुई नाश्ते से इंसाफ करने लगी। मैं भी शॉपिंग पर चलूँगा। अम्मा ने झट नया शोशा छोड़ा। बच्चे, तुम अभी बच्चे हो, जो चीज़ मंगवानी हो बता देना, वो चीज़ तुम्हारे लिए आ जाएगी। अभी तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, तुम्हारे बाकी के काम भी तो करने हैं ना। ऐबक जो इसके साथ ही बैठा था अमान को प्यार से पिचकारते इसका गाल थपथपा कर बोला, तो अमान ने यूँ मुँह बनाया गोया मुँह में करवा बादाम आ गया हो। अब मैं इतना भी नन्हा काका नहीं हूँ जितना आपने समझ लिया है। जब मैं आपकी नज़रों में छुपी मोहब्बत देख सकता हूँ तो मैं कहाँ से छोटा हुआ। बस ये पता लगाना है कि ये मोहब्बत है किसके लिए। अमान की गोर अफशानी पर ऐबक ने घबरा कर मेज़ की तरफ ताराना नज़रें दौड़ाईं तो इसकी जान में जान आई कि कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। अमान के बच्चे,
खबरदार जो आपके बाद मुँह से ये बात निकाली, बच्चे इस तरह की बातें नहीं करते। दोबारा ये सस्ती जासूसी फिल्मों वाला डायलॉग बोलो तो समझोगे तुम्हारा टीवी कंप्यूटर सब बंद। अभी के लिए जो काम दिया है वो करो। ऐबक इस पर बड़े होने का रोब जमा रहा था। नीची आवाज़ में उसे सरजनिश करते साथ उसे तनबीह भी कर गया। अमान इसकी धमकी सुनकर जट इस बात में सहल आ गया कि कम अज़ कम ऐबक को नाराज़ नहीं कर सकता था। सारा बच्चे जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करो, पूरा नाश्ता जूं का तू रखा है। अमान तुम भी ज़बान से ज़रा मुँह चलाओ, बाबा का नाश्ता बस ख़त्म होने वाला है। अनीज़ा सायरा के साथ अमान को भी मम्मी से टोकते हुए बोली। सायरा के आगे रखे नाश्ते से सिर्फ 2 नवाले लिए गए थे। उनके टोकने पर वो जल्दी से अपने नाश्ते पर झुक गई, जबकि अमान भी एकदम चौकस हुआ कि वो स्कूल जहाज़िब सियाल के साथ ही जाता था। अनीज़ा, बच्चों को शॉपिंग पर जाने से पहले मेरा क्रेडिट कार्ड दे दीजिएगा ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना। अपनी नशीस से उठते हुए वो ऐबक बेगम को ताकीद करना नहीं भूले थे। उनके उठते ही अमान भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ऐबक और अलीज़ा आपस में बातें करते रहे थे। उन्होंने बीच बीच में सायरा को भी घसीटा, लेकिन वो ज़ुल्यदैन की मौजूदगी से खाइफ वहाँ के अलावा कुछ भी ना कह सकी। बाज़ दफ़ा इसे अपनी इस कमज़ोरी पर गुस्सा भी आता था। सबके सामने पूरा एतमाद सायरा और दावश का एतमाद ज़ुल्यदैन के सामने जाने कहाँ गुम हो जाता था, जबकि उसे कुछ भी ना कहता था। वो चाह कर भी खुद को मजबूत ज़ाहिर नहीं कर पाती थी। वली, एक बात तो बताएं। अचानक ही अलीज़ा के पुकारने पर ज़ुल्यदैन ने एक नज़र बैक मिरर से पिछली सीट पर बैठी अलीज़ा को देखना चाहा, तो नज़रें सीधी सायरा की सुरमई निगाहों से जा मिली, जो शायद अलीज़ा की बात पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। ज़ुल्यदैन की आंखों पर स्याह चश्मा होने के बावजूद सायरा ने सूरत से पलकों की चिलमिल गिरा दी, गोया से यकीन होकर ज़ुल्यदैन की निगाहें इस जानिब उठी हैं। ज़ुल्यदैन के लबों पर एक नामहसूस सा तबस्सुम बिखरा। पूछो, सच रखता वो अलीज़ा से मुखातिब। इस हुकूमत ने हंसने बोलने पर टैक्स लगा दिया है क्या, या फिर वकीलों की हंसी के खिलाफ हड़ताल है जो आप अपने टैक्स बचाते रहते हैं। अलीज़ा बीबी की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। उसकी बेसाख्तगी में कही बात पर ज़ुल्यदैन के लबों को एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने छुआ। सायरा जो गाहे बगाहे सामने लगे मिरर से इसे ही देख रही थी, उसकी मुस्कुराहट पर एकदम ही मबहूत रह गई। इनकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है, न जाने क्यों हरदम सड़े बैंगन जैसी शक्ल बनाकर रखते हैं। उसकी दिलकश मुस्कुराहट को देखते हुए सायरा ने दिल ही दिल में से सुराखते हुए सोचा, अलबत्ता सड़े बैंगन से तशबीह देने के बाद इसने खुद ही उसकी तरदीद भी कर दी। नहीं, सड़े बैंगन जैसे तो नहीं लगते, हाँ खड़ूस अकड़ू करेले जैसे ज़रूर लगते हैं। हाँ, अब ठीक है, इसे अपने कहीं पर अब तसल्ली हुई। मेरे हिस्से का हंसना बोलना ऐबक अमान कर तो लेते हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है। वैसे भी जो चीज़ कम मुकद्दर हो, कदर भी इसी चीज़ की होती है। वो अपने साथ वाली नशीस पर बैठे ऐबक को देखते शरारत से गोया हुआ। उस वक़्त वो अपने खोल से बाहर निकला। असल ज़ुल्यदैन सियाल था, अपने घर वालों के लिए नरम होसा ज़ुल्यदैन। भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। अमान तक तो ठीक है, मगर मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं। वो मुँह फुलाकर एहतजाजन कह गया। ऐबक तो शुरू से ही एक जेंटलमैन रहा है, सॉफ्ट स्पोकन लवली पर्सन है ये। से बर्दाश्त ना हुआ सो वो जट अपने दोस्त की हमायत में बोल उठी। तुम्हारा मतलब ये है कि ऐबक एक अच्छा इंसान है और मैं नहीं? ज़ुल्यदैन के संजीदगी से पूछने पर बेनियाजी से कांधे उचका गई। मेरा मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा हंस बोल लेंगे तो शायद कोई लड़की आपके पीछे भी पागल हो ही जाए। इसकी बात पर ऐबक ने पलट कर उसे सरजनिश करती नज़रों से देखा, तो वो जट अंगूठी और शहादत की उंगली से अपनी कान की लो पकड़ती मस्कीन सी शक्ल बना गई, जबकि ज़ुल्यदैन ने एक बेसाख्ता कहकहा लगाया था। अलीज़ा बीबी, मुझे ऐसा कोई याद नहीं है कि लड़कियां पलट पलट कर मुझे देखें, सो अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर ना दो तुम, पहले ही पूरा है। ज़ुल्यदैन के शरारती अंदाज पर अलीज़ा ने ऐबक को घूर कर मुँह फुला लिया, जबकि सायरा तो उसकी कहका लगाते देखकर एक बार फिर हैरानी से उसे देखे गई, बैक मिरर से काले शीशों के पीछे छुपी नज़रों को खुद पर महसूस करते सायरा अपनी बेखुदी पर खुफ्त के मारे नज़रों के साथ चेहरों का रुख भी मोड़ गई। दुरुस्त ही तो कहा था उसने कि जो चीज़ कम दस्तयाब हो वही बली लगती है। और सायरा खुदा बख्श को उसकी मुस्कुराहट बहुत बली लगी थी। ज़ुल्यदैन ने माल के बाहर ये बोलकर उतार गया था कि जब शॉपिंग मुकम्मल कर लो तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद सायरा ने शुक्र का कलमा पढ़ा। वो शायद ही गया इसकी वजह से था। तुम्हें किस तरह की ड्रेसिंग पसंद है? ऐबक, अलीज़ा काफ़ी सारे मलबूसात उलट पुलट कर देखती, एक जोड़े को खुद से लगाती थोड़े फासले पर खड़े ऐबक से मुखातिब हुई। क्या मतलब, किस लिहाज से पूछ रही हो? वो अचंभे में गिरा। मतलब ये कि एक लड़की को अपने लिए किस तरह का लिबास मुंतखब करना चाहिए। मतलब मगरबी लिबास ज़्यादा बेहतर है या मशरक़ी? उसके इसने वाज़ेह लफ्ज़ों में पूछा। उसके सवाल को समझते ऐबक के लबों पर मुस्कुराहट आई। बेहतर लिबास वो है जो मुकम्मल सतह पोशी कर सके। लिबास हमारी शख्सियत की पहचान होता है। लिबास आईना होता है जो दिखाता है कि हम अंदर से कैसे हैं। ये जो आजकल मॉडर्निज़म के नाम पर लड़कियाँ पहन रही हैं, उसे लिबास को किसी सूरत नहीं कहा जा सकता। मोती हमेशा एक पंसीब में महफूज रहता है और उसकी कीमत भी मिट्टी में रुले कंकर से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए एक लड़की की मुकम्मल लिबास में जितनी खूबसूरत लग सकती है, किसी मुख्तसर लिबास में नहीं लग सकती।
ज़माना जाहिलियत में अरब की औरतें खुद को नुमाया करती थी और देखो आज भी लोग दिन ब दिन ज़माना जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। लिबास मगरबी हो या मशरकी, वो हो जिसमें एक लड़की का वक़ार छलके, ना कि वो ज़माना जाहिलियत का चलता फिरता इश्तिहार लगे। उसने आसपास से गुजरती लड़कियों से नज़र चुराते पीछे क्रैक की तरफ खड़ी सायरा पर एक नज़र डाली। वहाँ मौजूद अक्सर लड़कियाँ वाकई ज़माना जाहिलियत से तल्लुक़ करती नज़र आ रही थीं। किसी का दुपट्टा गायब था तो किसी की आस्तीन कमीज़ की आस्तीन, किसी ने जीन्स पर मुख्तसर सी टी-शर्ट पहनी थी तो कोई अजीबो-गरीब लिबास पहनकर खुद को ज़्यादा जिद्दत पसंद साबित करना चाह रही थी। इस्लामाबाद शहर का काफ़ी बड़ा और मशहूर मॉल था, जहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद औरतें और लड़कियाँ इसी जिद्दत पसंदी में खुद को ज़माना जाहिलियत में धकेल चुकी थीं। अलीज़ा ने भी जीन्स पहन रखी थी, लेकिन इसके ऊपर उसने घुटनों तक आती पिंक कुर्ती पहनी थी, जबकि गले में सलीके से आगे की तरफ स्टॉलर डाला हुआ था। सायरा तो खैर पहनती ही मशरक़ी लिबास थी। अलीज़ा को ऐबक की सोच जानकर काफ़ी खुशी हुई, जबकि सायरा तो पहले ही इस सोच से वाकिफ़ थी। शॉपिंग के दौरान भी अलीज़ा ने ज़्यादातर ड्रेसेस ऐसे पसंद किए जिनमें वो मॉडर्न लगे, जाहिल नहीं। या ये लड़कियां थोड़े पैसे कपड़ों पर भी लगा ले तो ख्वाह देखने वाले को शर्मिंदगी से तो चार न होना पड़े। इन दोनों को इस दुकान में छोड़कर ऐबक बाहर निकला तो सायरा झट इसके नज़दीक आकर उज्जन अमेज़ लहजे में बोली। उसके बाद सुनकर अलीज़ा खिलखिलाकर हंसने लगी तो सायरा ने हुफ्की से इसके बाजू पर हाथ मारा। मेरी जान, ये वो लड़कियां हैं जो कहती हैं मेरा बदन मेरी मर्ज़ी, हालांकि इनका अपना कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़ इन बातों को, आओ तुम्हारे लिए ड्रेस देखते हैं। अलीज़ा लापरवाही से कहकर उसका बाजू पकड़ती एक जानिब बढ़ गई। सायरा के नाना के बावजूद भी वो मुसलसल उसके लिए ख़रीदारी किए जा रही थी। एक बात पूछूं? सायरा के पूछने पर ऐबक का नंबर मिलाते अलीज़ा ने हाथ धोकर उसकी सामत देखा। इजाज़त क्यों मांग रही है? बेझिझक पूछ लो। वो शरारत से उसके गुलाबी नरम गाल पर हल्की सी चुटकी भरकर बोली। तुम ऐबक को पसंद करती हो? उसने झिझकते हुए पूछ लिया। उसे ये डर भी था कि अलीज़ा कहीं इस सवाल पर बुरा ही ना मान जाए, जबकि इसकी खिलाफ तोक़ा बात पर अलीज़ा खिलखिला उठी। वो तो कभी मुझे बुरा लगा ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरा इससे अच्छा दोस्त और कोई नहीं बना। मुझे नहीं पता कि तुम किस पराये में पूछ रही हो, मगर ये सच है कि उसके करीब रहना, उससे लड़ना झगड़ना, बातें करना मुझे सब अच्छा लगता है। अलीज़ा ने इसकी बात में छुपा असर महफूम समझे बिना पूरी तरह सच्चाई से अपने जज्बात उसके सामने रख दिए थे। तुम और ऐबक दोनों एक जैसे हो, खूबसूरत दिल के मालिक। जो रोशनी और चमक इसकी मौजूदगी में तुम्हारी आंखों चेहरे पर आती है, वैसे ही रोशनी और चमक ऐबी की भी आंखों चेहरे पर दिखती है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों का साथ ता हयात रखे, तुम दोनों आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरपूर एक दूसरे की रफ़ाकत में गुजारो। सायरा ने खलूस से दिल से इन्हें दुआ दी तो अलीज़ा को इसकी बात का मतलब अब समझ में आया था। उसने पहली बार इस आवेश से सुना तो बेसाख्ता ही उसके लबों से आमीन निकला। उसे ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगा था। 16 साला सायरा खुदाबख्श और 17 साला अलीज़ा से मुस्तकबिल के फैसलों से अनजान कुछ अलग ही सोच रही थी। अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करके वो दोनों बाहर निकली तो सायरा सामने से ऐबक भी अपने हाथों में रंग बिरंगे थैले पकड़े चला रहा था। अलीज़ा उसे अपने काम से फारिग होने का पैगाम भेज चुकी थी। हो गई शॉपिंग? अलीज़ा के पूछने पर बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। अपने लिए तो सिर्फ 2 शर्ट ही ली हैं, बाकी तो अमान साहब की दी गई लिस्ट के मुताबिक इन हज़रत की शॉपिंग की है। वो दुहाई देने वाले अंदाज में बोला तो वो दोनों ही हंस दी कि चाहे कितनी भी बेजारी दिखा ले, मगर दोनों भाइयों की जान बचती थी अमान से हाल में। चलो फिर पहले फूड कोर्ट चलकर कुछ खा पी लेते हैं, अलीज़ा इज़्ज़त में बोली। उसने जल्दी के चक्कर में दोपहर का खाना ठीक से नहीं खाया था। इस वक्त उसे शदीद भूख लगी थी। भाई को मैं फ़ोन कर चुका हूँ, 15-20 मिनट तक पहुँच जाएंगे, सो बस जूस पियो अभी। इतना कुछ जो घर में बन रहा है उसका क्या, बाकी का खाना घर जाकर खा लेना, वो मज़े से बोला। ये बात अब बता रहे हो, चलो फ़ौरन। ये ना हो कि वो जूस पीने के दौरान ही आ जाए। देर होने की सूरत में वो हवा ड्रैगन की तरह मुंह से आग निकालना शुरू हो जाएंगे। ऐबक को एक गुरी से नवाजते वो हाथ में पकड़े बैग दूसरे हाथ से सायरा का बाजू थाम कर तेज़ी से बोलती आगे बढ़ गई तो ऐबक भी नफ़ी में सर हिलाकर अपनी ज़बान के फिसलने पर खुद को सरजनिश करता मुस्कुरा कर उनके पीछे हो लिया। अपना ऑर्डर वेटर को लिखवा कर वो तीनों बातें करने लगे। ठीक 25 मिनट बाद ज़ुलैदैन की मिस्ड कॉल वसूल होते ही वो लोग बाहर की तरफ बढ़ गए। वापसी पर भी वो लोग दोनों खूब चहकते रहे थे, जबकि सायरा ने इस बार भी गुफ्तगू में हिस्सा ना लिया। ज़ुलैदैन की मौजूदगी के साथ ही वो अपने खोल में सिमट कर बाहर अंधेरे में बाकी होते मनाज़र पर निगाहें जमाए हुए थी। घर पहुँचते ही ज़ुलैदैन गाड़ी रिहायशी से के बिल्कुल पास ले गया। ऐबक और अलीज़ा गाड़ी से निकलकर बिना किसी जानिब देखे तेज़ रफ्तारी की तमामता रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंदर की जानिब दौड़े तो सायरा ने दंग नज़रों से इन्हें भागते देखा था। वो तरमा आ जाए आप भी बाहर। ज़ुलैदैन ने गाड़ी की चाबी ड्राइवर को थमाकर उसके जाने का दरवाज़ा खोलते मुस्कुरा कर कहा तो वो अपनी गायब दिमागी पर खुफ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ गाड़ी से निकली। सरप्राइज़! ज़ुलैदैन के अपने पीछे आने के ख्याल से वो भी तेज़ कदम उठाती बारी में कश दरवाज़ा खोलकर राहदारी में दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद अफराद के एक साथ बोलने पर के साथ ही ऊपर से फूलों की पत्तियां गिरने पर सायरा एक बार फिर हैरत का बुत बनी थी। इसे अब ऐबक की ज़ुबानी गुफ्तगू और अलीज़ा के अचानक खरीदारी के लिए जाने का प्रोग्राम समझ आया था। कल इसकी 16वीं सालगिरह थी और इन दोनों ने इसे एक दिन में पहले ही विश करके हैरान कर दिया था। उसके पीछे आता ज़ुलैदैन भी फूलों की इस बारिश में नहा गया।
सालगिरह मुबारक मेरी जान। फ़तेह मुसर्रत से सायरा की आंखों में आंसू आते देखा अलीज़ा सियाल ने आगे बढ़कर इसे खुद में भींचा। अलीज़ा ने भी दूसरी जानब से आकर इसे अपने हिसार में लिया। लेडीज़, मेरे ख्याल में तो बाकी का सेशन अंदर चलकर पूरा कर लिया जाए। अमान ने इन तीनों ख़वातीन को जज्बाती होते देखकर मुदाखलत करना ज़रूरी ख्याल किया। अलीज़ा ने आंसू पूछते ही इसके सर पर एक चपत लगाई, जबकि सायरा और अलीज़ा नम आंखों से मुस्कुरा दी। सब लोग अंदर की तरफ बढ़ गए तो बुरैनी दरवाजे के पास टिके ज़ुलैदैन ने भी मुस्कुराते हुए इनकी तकलीद की। उसे खिलाफ़े तवक्का ही अच्छा लग रहा था। सियाल ख़ानदान का कोई भी फ़र्द इसकी सोच जान लेता तो मारे खैरत की इसकी बोलती ही बंद हो जाती। वो लोग इसकी खामोशी को बेजारी करते थे, मगर दरहकीकत वो इसका अपने गिर्द चढ़ाया गया खना का खोल था जो इसे अपने जज्बात अया करने से रोकता था। भाई, आपने सायरा को गिफ्ट नहीं दिया। सबके ताज़दम होने के बाद केक काट कर खाना खाया गया था। अब वो लोग सायरा को दिए गए त्योहार देख रहे थे। इस बार हमेशा के बरक्स सिर्फ घर के ही लोग इस सरप्राइज़ में शरीक थे। जहाँ ज़ेब और अनीज़ा अपने कमरे में जा चुके थे, अमान के ज़ुलैदैन को मुखातिब करने पर सभी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। मैं इसकी सायरा की तकरीब में शामिल हुआ हूँ। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा इसके लिए। ज़ुलैदैन के लिए जीवन जाने कैसा तासुर था कि अलीज़ा का दिल धक से रह गया। सब ने ही इसकी बार बार तालियां पीटी थी। वाह वली, इट्स रियली एन ऑनर फॉर us that the great ज़ुलैदैन सियाल is fetching some time for ordinary people like us। वली, ये हमारे लिए एक एजाज़ है कि ज़ुलैदैन सियाल जैसे अजीम शख्स ने हम जैसे आम लोगों को वक्त देगा। तोहफ़ा न देने का अच्छा बहाना है। वैसे अलीज़ा ने इसे सराहने वाले अंदाज़ में तालियां बजाकर कहते आखिर में इसकी टांग खींची तो सब ही मुस्कुरा दिए। ज़ुलैदैन की घुरी पर बाकी किसी को असर ना हुआ, मगर सायरा की मुस्कुराहट यकलक सिमटी थी। दूसरी तरफ ज़ुलैदैन के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। उनकी ये महफ़िल रात गहर तक जमी रही। अलबत्ता ज़ुलैदैन कुछ देर बाद उठ गया कि सुबह से वापस जाना था। कुछ माह मज़ीद आगे सिर के तो जहाँ ज़ेब सियाल की एक कज़न की जानिब से उनके बेटे की शादी का बुलावा आ गया, जो कि लाहौर के करीब के आबाई गाँव में तय होना पाई थी। सारा सियाल ख़ानदान एक साथ इस शादी में शिरकत का इरादा रखता था। काफ़ी अर्से बाद वो सब एक साथ सफ़र कर रहे थे। वो सभी बहुत पुरजोश थे। ज़ुलैदैन अलबत्ता इन सब के साथ नहीं था। उसे शाम को ही लाहौर से इधर इधर पहुँचना था। सायरा जो बुरहान वाले वाक़े के बाद पहली बार ऐसे किसी ख़ानदानी तकरीब का हिस्सा बनने जा रही थी, वो काफ़ी घबराई हुई थी। जहाँ ज़ेब सियाल के खालाजाद के बेटे की शादी थी, जहाँ करीब और दूर के तकरीबन सभी रिश्तेदार जमा थे। सायरा को फ़िक्र थी कि लोगों ने भी इसके साथ अम्मा भी आरफा वाला रवैया रखा तो वो क्या करेगी। ये सोच इसे परेशान करने को काफ़ी थी। गुज़िश्ता कुछ सालों से जहाँ जहाँ सियाल ख़ानदान ने इसे अपने इस माहौल के मुताबिक डाल लिया था, वहीं कुछ बातें ऐसी थी जिनसे वो निजात नहीं पा सकती थी। जैसे इसका लोगों से घबरा जाना, उसके ख्वाब जिनका सिलसिला किसी हद तक कम हुआ था, मगर आज भी वो इनसे निजात नहीं पा सकी थी। और आज भी जब कभी वो परेशान होती तो ख्वाब इस पर हमलावर हो जाते थे। ज़ुलैदैन को देखकर आज भी घबरा जाती थी, बावजूद इसके कि ज़ुलैदैन अब इसको कुछ नहीं कहता था। 22 साल की उम्र को पहुँचने वाला था और इतना तो इसे समझ आ ही गया था सायरा से बिला वजह का इनाद पालकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। सो उसने सायरा को बिला वजह का बुक्स छोड़ दिया था। उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि उसके घर में सबकी बराबर अहमियत है और सायरा को जो अहमियत मिलती है वो उसके साथ कोई ज़्यादतियों का उजाला है। उसे अब सायरा से किसी किस्म की कोई जलन नहीं होती थी, बल्कि उसे थोड़ा बहुत मुखातिब भी करने लगा था। मगर सायरा की घबराहट कभी इसे मज़ा देती तो कभी वो इससे कि कम अपने सामने कम एतमादी के मुज़ाहिर पर सुलग उठता। इसे खुद भी अपनी कैफियत की समझ ना आती थी। इस दुनिया में बस एक ही शख्स था जो इसके हर उलझन का गवाह था, इसका बेहतरीन दोस्त शाहज़ेब, जो अव्वल रोज़ से इसके सायरा को लेकर जज्बात से वाकिफ़ था और अब भी इसके बदलते जज्बात से बखूबी आगा था। सब लोग गांव पहुंचे तो तकरीबन सभी रिश्तेदार आ चुके थे। ये एक बड़ी सी आलीशान हवेली थी जहां शादी के घर वाला रवायती माहौल था। हर तरफ एक भाग-दौड़ मची थी। कहीं कपड़े उठाए इधर-उधर भागते लोग, तो कहीं टोलियों की सूरत में बैठे लड़के, तो कहीं लड़कियों के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी। सायरा हैरत से ये सब देख रही थी। ये ख्याल कि उसे इस घर में इतने लोगों के साथ रहना होगा उसे परेशान कर रहा था। अलीज़ा, ऐबक और अमान अपने कज़न से मिलते हुए अनीज़ा के साथ खड़ी सायरा का गायबाना तारुफ भी करवा रहे थे। वो दिलचस्पी और हैरत से हर जानिब देख रही थी। ये उसकी होश संभालने के बाद पहली बार किसी भी शादी में शमूलियत थी जहाँ ज़ेब सियाल के खालाजाद लईक साहब और उनकी बीवी सियाल ख़ानदान के बाकी बच्चों के साथ आए। सायरा से भी बहुत मोहब्बत और अपनायत से मिले कि लईक साहब का शुमार जहाँ ज़ेब सियाल के बेहतरीन दोस्तों में होता था। यही वजह थी कि वह अपनी तमाम तर मसरूफियत पर से पुश डालकर इस शादी की सारी तकरीबात में शिरकत के लिए वहाँ मौजूद थे। सायरा की और भी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, जिनमें से कुछ लोगों ने इसके साथ बहुत मुशफ़्फ़िक सलूक अपनाया और कुछ हस्बे तवक्का इसे ज़ुमानी नज़रों से देखकर इसे अपने आप में सिमटने पर मजबूर कर गए। नौजवान नस्ल के साथ भी यही मामला था। कुछ का अंदाज़ दोस्ताना था तो कुछ का ज़ुमानी, तो कुछ के लिए सायरा का होना ना होना बराबर था। वो इर्द-गिर्द मौजूद लोगों के बारे में अपने बारे में सरगोशियाँ करते देख रही थी। सबको इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि भला वो कौन लड़की है जिसे सियाल ख़ानदान ने गोद लिया है और आज वह लड़की सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। शादी की तमाम तकरीबात गाँव में ही होना तय पाई थी। सो इस मकसद के लिए हवेली के साथ मुल्हका अहाते में एक शानदार सा शामियाना लगवाया गया था, जो अपनी तज़य्युन और आराइश में बड़े बड़े शादी हाल्स को भी मात दे रहा था। आज माइयों की रस्म की वजह से हर तरफ एक अफरा तफरी से मची हुई थी। सब तैयार होकर शामियाने की जानिब जा रहे थे, जबकि सायरा अभी भी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। सायरा मेरी जान, तैयार क्यों नहीं हुई तुम? और अलीज़ा कहाँ है? अनीज़ा तैयार होकर सायरा और अलीज़ा के कमरे में आई तो इर्द गिर्द देखते कहने लगी जहाँ सायरा अकेली बैठी हुई थी।
अम्मा जान, अलीज़ा तो अभी तैयार होकर बाकी लड़कियों के साथ बाहर गई है। सायरा ने काही रंग की साड़ी में मलबूस अनीज़ा के मुतनासिब से सरापे को मोहब्बत बड़ी नज़रों से देखा। अच्छा, मुझे लगा तैयार होने में वो तुम्हारी मदद करेगी। ऐसे कैसे तुम्हारे बिना चली गई? अनीज़ा को हैरत हुई। अलीज़ा कभी सायरा को छोड़कर नहीं जाती थी। अम्मा जान, इसे मैंने ज़बरदस्ती भेजा है आपके साथ आने का कहकर। सायरा ने झट वजाहत दी कि अपने दोस्त के खलूस में से कोई शक वाला ना था। तो फिर तुम तैयार क्यों नहीं हुई? अनीज़ा ने माथे पर डाले पूछा। वो सायरा की झिझक समझ रही थी शायद। ठीक है, फिर आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। वैसे भी मेरी बेटी को किसी बनाव संगार की ज़रूरत तो है नहीं, मगर शादी में ऐसा चेहरा सादा चेहरा लेकर कौन जाता है? अनीज़ा कंधे पर रखी शाल दुरुस्त करती सायरा की जानिब आई तो वो बस इन्हें देखे गई। क्या बात हुई है बच्चे, कोई परेशानी है क्या? अनीज़ा ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते अपने महसूस मोहब्बत लुटाते अंदाज में पूछा। नहीं अम्मा जान, बस सफ़र की थकावट है और सर में बहुत दर्द है। मैं फंक्शन में नहीं जाना चाहती। सायरा ने अपने चेहरे पर टिके अनीज़ा के हाथों को थाम कर लबों से छूते हुए शान से कहा। किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी का रवैया पसंद नहीं आया? क्या बात है, बताओ मुझे। अनीज़ा ने अपनी बात पर फिर जोर डाला। वो जानती थी कि सायरा यहाँ आरामदेह महसूस नहीं कर रही। नहीं अम्मा जान, ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर सबसे मिली हूँ, शाम की चाय भी सबके साथ पी है। आपने देखा सब कितने प्यार से मिले मुझसे। मैंने बताया ना, बस थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। सायरा ने बहाना गढ़ा। सच तो ये था कि वो वहाँ लोगों ने खासकर हारून नामी इस लड़की की वजह से जाना नहीं चाहती थी, जिसकी नज़र सायरा को कुछ अजीब लगी थी। वो सायरा में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। वो नफ़रत और हकारत तो सह लेती थी, मगर ऐसी नज़रें सहना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस लड़के की नज़रों को भांपते उसे लाहौर में गुजरी वो याद आई थी, इसलिए वो वहाँ जाने से कतरा रही थी। क्या फिर मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ? अनीज़ा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। नहीं अम्मा जान, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। और फिर आप लोग कौन सा दूर हैं, घर में ही तकरीब है ना, आप आराम से जाएं। देखें, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, आपने सारी तैयारी ज़ाया कर ली है क्या? बाबा साईं को अपना ये रूप दिखाए भी ना। सायरा ने अनीज़ा को तसल्ली दिलाते आखिर में शरारत से ने छेड़ा तो वो उसके सर पर एक चपत लगा गई। उनका दिल नहीं मान रहा था, मगर सायरा के जोर देने पर वो जल्द आ जाने की यकीन दहानी के साथ चारों ना चार माइयों के लिए चली गई। सायरा दिल ही दिल में इतनी बड़ी हवेली में तन्हा होने से घबरा रही थी। पहले बाहर लाउंज में जाकर बैठने का ख्याल आया, मगर फिर अपनी सोच की नफ़ी करती हुई इधर ही कम्फर्टर ओढ़ कर लेट गई, जो पिछले चंद सालों में काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। आज इस हवेली में आकर वह फिर से एक बेनाम उलझन का शिकार हुई थी। मायों की तकरीब अपने अरूज पर थी। ढोल, गाना बजाना, भंगड़ा, गज़ ये कि हर तरफ काफ़ी शोर शराबा था। अलीज़ा पूरी तकरीब पर छाई हुई थी, जो हर तरफ बाकी लड़कियों के साथ चहकती फिर रही थी। सायरा की गैर मौजूदगी सबने ही महसूस की, मगर अनीज़ा ने सबको मुतमईन कर दिया था। अम्मा भी ने तो इसकी गैर हाज़िरी पर शुक्र का कलमा पड़ा कि इसका जाज़्बे नज़र सरापा बहुतों की नज़र में आने लग गया था। उस अलीज़ा इसे देखने भी आई, मगर वो तब तक सो चुकी थी। सो इसके आराम की घर से उसने इसे जगाना मुनासिब न समझा। संजीदा से तासरात वाला ज़ुलेदैन सियाल भी इस वक्त लड़कियों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बना हुआ था, जो कुछ देर कबल ही वहाँ पहुँचा था। इस बार वो काफ़ी अरसा बाद इन सब में आया था और इसमें आई तमकीनत बड़ी तब्दीली इसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। ख़ानदान की कितनी ही लड़कियाँ इसके साथ बेतकल्लुफ़ होने की नाकाम कोशिश में लगी थीं। वो लिए दिए अंदाज में रहने वाला ज़ुलेदैन सियाल कितनी ही लड़कियों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गया। अनीज़ा और जहांज़ेब की रिश्तेदार ख़वातीन भी इसकी बलाएं लेते न थक रही थीं। अनीज़ा मुस्कुराते हुए अपने बेटे के चेहरे की बेजारी और ख़वातीन की कार्रवाइयाँ मुलाहज़ा फरमा रही थीं, जबकि अम्मा भी को तो होल उठ रहे थे। वहाँ मौजूद किसी लड़की से अपने लाडली का रिश्ता जोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनकी लाडली की मतलाशी निगाहें लाशोरी तौर पर किसी को खोज रही थी। अगर अम्मा भी जान लेती कि ये कुरा किसके नाम निकलना था, तो वह ज़ुलेदैन का अभी इसी वक्त यहाँ से ही कोई लड़की पकड़कर इसका निकाह पढ़ा देती, या फिर इनका बस चलता तो इसे तोलेमानी टोपी पहना कर कहीं गायब कर देती। 11 बजे के करीब ज़ुलेदैन सबसे माजरत करता आराम के घर से हवेली आ गया, जहाँ इस वक्त खूब का आलम था। बाहर खड़े मुहावज़ों और कुछ मुलाजमीन के अलावा वहाँ कोई मौजूद ना था। ज़ुलेदैन मुलाजमा की निशानदही पर सीढ़ियाँ चढ़ते अपने लिए मुख्तलिस कमरे की तरफ जा रहा था, जब राहदारी से गुजरते किसी की डरी हुई चीख ने इसकी तवज्जो हासिल की। वो यकीनन सायरा की आवाज़ थी। ज़ुलेदैन इसकी आवाज़ पहचानता था और इस तकरीब में अदम मौजूदगी से भी ज़ाहिर था कि वो अपने कमरे में है। छोड़ो, मुझे छोड़ो, वो चिल्ला रही थी। ज़ुलेदैन फ़ौरन उसके कमरे की जानिब बढ़ा। उसे कमरा दिखाकर पलटती मुलाज़िमा भी वापस आई। अंदर से मुसलसल सायरा की गुटी-गुटी आवाज़ें आ रही थीं। घबराहट में वो डाल से दरवाज़ा खोलता अंदर आया तो सामने ही पसीने में शराबू सायरा बेड पर बैठी गहरे-गहरे सांस भर रही थी। उसने लाज़मी कोई बुरा ख्वाब देखा था। ख्वाब शायद बहुत खौफनाक था, जो उसे यूँ परेशान कर गया, वरना वो अब काम यूँ चीखा करती थी। वो आंखें सख्ती से नीचे सीने पर हाथ धरे गहरे सांस लेती बेहाल सी हो रही थी। ज़ुलेदैन ने अपनी सरजनिश के बाद आज पहली बार उसे खुले सर देखा था। उसने नासमझी से सायरा को देखा, फिर नज़रें फेर ली। उसने सुन रखा था कि सायरा को कोई ख्वाब वगैरह का मसला है, मगर इनकी इतनी शिद्दत का इसे अंदाज़ा ना था कि उसके लिए सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। वह हनूज़ नज़रें फेरे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड के करीब आया तो किसी की मौजूदगी को महसूस करते सायरा ने खौफ से आंखें खोल कर देखा। सामने ही ज़ुलेदैन को बेड के नज़दीक खड़े नज़रें झुकाए खड़े पाया। ज़ुलेदैन ने
आंखें उठा के सायरा की आंखों में देखा। उसकी नज़रें सायरा की सुरमई आंखों से मिली तो वो ठिठक कर रह गया। सुरमई आंखों में तैरता खौफ जुल्लैदैन को हैरान कर गया। वो सोच में डूबा कि ऐसा क्या था जिसने सायरा को इस कदर खौफ में मुब्तला कर दिया था। तुम ठीक हो? बेड से कुछ फासले पर खड़े जुल्लैदैन ने फिक्रमंदी से पूछा तो एक पल को सायरा अपना खौफ भुला उसके इस कदर नवरन हुई पर हैरान होती यक टक इसे देखे गई, जिसके खूबरू चेहरे पर रकम परेशानी उसके लिए हकीकतन बायस हैरत थी। मैंने पूछा तुम ठीक हो? उसने फिर से नरम लहजे में इस्तफसार किया। जुल्लैदैन को सायरा की बेयकीन नज़रों ने अनजान तासुरात का शिकार किया। सायरा ने कोई जवाब देने के बजाय पास पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। अब तक जिस इंसान की नफरत और बातें और पुलिस की लातल्लुकी वो बर्दाश्त करती रही थी, आज उसका नरम रवैया उसे रूहान सा कर गया। वो जुल्लैदैन को अपने हवासों में ना लगी थी। लो पानी पियो। जुल्लैदैन के इशारे पर मुलाज़िमा ने एक जानिब रखे मेज़ से पानी का गिलास उठाकर सायरा की जानिब बढ़ाया तो सायरा ने उसे थाम कर लबों से लगा लिया, मगर वो इस कदर हैरत ज़दा थी कि पानी उसके हलक से नीचे उतरने का नाम ही ना ले रहा था। जब अकेली रह नहीं सकती तो कोशिश क्यों की थी? जुल्लैदैन के लहजे की नरमी एक बार फिर सायरा को हैरत के बुलंद तरीन मीनार पर ले गई। वो तो बस गंग सी बैठी, कुछ भी बोलने से कासिर थी। अपने जागने के बाद जुल्लैदैन से आलकिस के कमरे में मौजूद की वो आखिरी चीज़ भी नहीं थी जिसकी तवक्का सायरा कर सकती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अम्मा जान मम्मा मेरी वजह से फंक्शन मिस करें ये मैं नहीं चाहती थी। हंसते आते जुल्लैदैन के सामने इसने अटक अटक कर अपनी बात पूरी की, मगर आज जुल्लैदैन ना तो इसे चिढ़ा ना ही कोई नागवारी जाहिर की, बल्कि खामोशी से नरम तासरात के साथ उसकी बात को पूरा होने दिया। जुल्लैदैन से ऐसी अनायत की तो उसे कभी भी उम्मीद ना थी। किसी मुलाजमा को रोक लेती साथ, मैं तो इत्तफाक़ी तौर पर आ गया, वरना अकेले तो शायद तुमने बेहोश हो जाना था। जुल्लैदैन की इस कदर फ़िक्रमंदी को देखकर सायरा का न जाने क्यों दिल भर आया। सुरमई सागरों से आंसू शबनम की कतरों की तरह इसके दहकते राज़ों पर फिसलने लगे। अच्छा रो मत, मैं अम्मा जान या अलीज़ा को बुला कर लाता हूँ। सायरा के आंसू ने पहली बार इस पर अजीब तरह से असर किया था। उसे चुप करने का कहकर बाहर की जानिब बढ़ा। नहीं नहीं, आप मत जाएं, अम्मा जान को फ़ोन करके बुला दें, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। सायरा ने मन्नत भरे लहजे में कहा तो जुल्लैदैन ने बेख्तियार वहाँ मौजूद मुलाज़मा को देखा जो शायद इसी के हुक्म की मुंतज़िर थी। न जाने क्यों इसका दिल सायरा की बात का मान रखने का चाहा। मेरा फ़ोन ऑफ है, इसे ही चार्ज पर लगाने आया था। तुम्हारा फ़ोन किधर है? इस बात से अम्मा जान को कॉल कर लो। जुल्लैदैन ने इसे अपने हवेली में आने की इस वजह से आगाह किया। मेरा फ़ोन अलीज़ा के पास था। सायरा ने दोनों सुर बनाकर एक बार फिर से अटकते हुए जवाब दिया, जिस पर जुल्लैदैन की तेवरी चढ़ी। भला अपना फ़ोन भी कोई कैसे किसी को देता है? मगर वो जानता ही ना था कि अलीज़ा इसके लिए हरगिज़ किसी नहीं थी। अब इस सूरत हाल में इसके पास दो ही हल थे, या तो वो बाहर जाकर इन्हें बुला लाता जो सायरा को मंजूर ना था, और दूसरा इंतखाब खुद वहाँ बैठ कर सायरा की दिलजोई करना था जो इसके लिए नाकाबिले कबूल था। वो हवासों में होती तो खुद ही ये ज़िद ना रखती। देखो डरो मत, ये तुम्हारे पास है, मैं अभी अम्मा जान को लेकर आता हूँ। इसने पास खड़ी मुलाज़मा की तरफ इशारा करते कहा, मगर सारा खौफ से एक बार फिर नफ़ी में सर हिला रही थी। जुल्लैदैन की जानिब यहाँ अकेले रह जाने के ख्याल से वह फिर से घबरा गई थी। उसे शायद इस मुलाज़मा पर यकीन ना था, या फिर वो अनजान लोगों के खौफ से यूँ बुखलाहट का शिकार हो रही थी। कुछ नहीं होता सायरा, अपने डर से जीतना सीखो। जुल्लैदैन ने इसकी आंखों में देखते मजबूत लहजे में नसीहत की तो सायरा तहैया से इसकी गोद से आंखों में देखे गई। बाहर मत आना, मेरे अंदर इसके पास ही रहना। दरवाजे के पास जाकर इसने पलट कर सायरा के सर सीमा चेहरे को सरसरी नज़रों से देखते उसे हदायत करने के बाद मुलाजमा से कहा और कमरे से निकल गया। शाम में आने के पास मौजूद किसी कज़न से जल्दी अलीज़ा को बुलाने का कहकर वो हवेली की जानिब वापस आया था। वो हॉल में पहुंचा तो सामने का मंजर देखते ही उसकी कनपटी की रगें तन गई, जहाँ वो दरी समी सायरा सोफ़े पर बैठी थी और उसके पास हारून खड़ा इसे न जाने क्या कह रहा था। जुल्लैदैन के जाते ही सायरा को वहाँ मौजूद मुलाज़मा की खोजती निगाहों से उलझन सी हुई तो इसे जाने का कहकर खुद भी बाहर आ गई थी। नीचे हाल में रखे सोफ़े में से एक बार बैठकर वो अनीज़ा की जल्द आने की दुआ करने लगी। इस वक्त हारून किसी कमरे से बरामद हुआ। सायरा को वहाँ बैठा देखकर वो उस जानिब आ गया, जबकि इसे अपने सामने पाकर सायरा मज़ीद घबराहट का शिकार हुई। तुम ठीक तो हो? हारून ने इसके डरे सहमे रूप को नज़रों में रखते हुए पूछा, मगर सायरा ने कोई जवाब न दिया। देखो मुझे बताओ क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चंद कदम मज़ीद इसकी जानिब बढ़ा तो सायरा घबरा कर वहाँ से भागने को पर तोड़ने लगी। उसे उसकी नज़रों से खौफ सी हुई। वो तो कमरे से निकलने पर खुद को कूस कर रह गई। उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हारून? जुल्लैदैन की आवाज़ पर सारा दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पड़ गई। मैं तो किसी काम से अपने कमरे में आया था। वापस जाते हुए इसे यहाँ यूँ डरी समी बैठे देखा तो फिर इसकी फ़िक्र में इसकी जानिब आ गया। हारून की वजह पर जुल्लैदैन ने कटीली निगाह सायरा पर दौड़ाई। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। जुल्लैदैन इसकी रंगीन आदत व तबीयत से अच्छे से वाकिफ़ था, इसलिए दुरुस्त लहजे में कहा तुम। हारून माथे पर बल डाले वहाँ से हट गया। तुम बाहर क्यों आई? मना किया था ना मैंने कमरे से निकलने से। आराम से कहीं बात तुम्हें समझ नहीं आती बेवकूफ़ लड़की? जुल्लैदैन ने कड़े तेवरों के साथ इसे घूरते दान पीसते हुए से गुड़का। तो मगर सायरा को आज जुल्लैदैन की डांट और लहजा बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आज जुल्लैदैन से हाल इसे घना सायादार रख लगा, जिसने बर वक्त आकर शायद इसकी इज्जत ही बचाई थी। अगर वो वहाँ ना आता या इसके जागने पर हारून पहले आ जाता तो क्या होता, इस सोच के आते ही इसकी रूह तक काँप उठी थी। आंसू एक बार फिर इसके गालों को भिगोने लगे थे। भले से ही हारून की ऐसी कोई नीयत ना थी, मगर सायरा जिन हालात से गुजर कर यहाँ
तक पहुंची थी। ऐसे में इसकी बदगुमानी किसी भी नहज तक जा सकती थी। उसके दिल ने यकलक थी जुल्दैन को अपनी सबसे ऊंची मसनद पर विराजमान पाया था। जुल्दैन इसके आंसू देखते इससे मज़ीद कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि उसी वक्त दाखिली दरवाजे से अलीज़ा अंदर आई थी। क्या हुआ वली, आपने मुझे क्यों बुलवाया? अलीज़ा ने आते ही सवाल किया, मगर जुल्दैन के जवाब देने से पहले ही इसकी नज़र घबराई हुई सायरा पर पड़ी। ओ गॉड सायरा, तुम्हें क्या हुआ? जुल्दैन को नज़रअंदाज करती फ़ौरन घबराई हुई सायरा की जानिब आई। खौफ में डर गई थी ये। अंदर लेकर जाओ इसे। जुल्दैन ने माथे पर बल डाले अलीज़ा से कहा तो वह बात में सर हिलाते सायरा का हाथ पकड़ कर उसे उठाने लगी, मगर उसके पसीना पसीना होते वजूद पर उसे वापस बिठा गई। मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, अलीज़ा कहकर किचन की जानिब चली गई तो जुल्दैन ने एक नज़र सायरा पर डाली, जिसकी आंखें पूरे ज़ोरों शोर से बरस रही थी। नफ़ी में सर हिलाता वो मुड़कर दराइली दरवाजे की जानिब आया तो वहाँ खड़ा हरून इसे ही ज़ूमानी नज़रों से देख रहा था। मैंने तो सुना था कि जुल्दैन सैल अपने मुलाजिम की इस बेटी से नफ़रत करता है और उसे अभी तक कबूल नहीं कर पाया, मगर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। काफ़ी परवाह है तुम्हें इसकी। लगता है तुम फाइनली इसे अपनी फैमिली का हिस्सा मान चुके हो। हारून का लहजा जतलाया हुआ था। ये हमारा फैमिली मैटर है हारून, जो भी है वो मेरा और इसका ज़ाती मसला है, और मुझे किसी भी शख्स का अपनी ज़ातियात में घुसना पसंद नहीं, और ना ही किसी तीसरों किस्म में बोलने की कोई ज़रूरत है। मेरे और उसके दरमियान जो भी है वो हमारी चार दीवारी के अंदर की बात है। इसे महफिलों में उछालना मैं हरगिज़ पसंद नहीं करता। उसके नाम के आगे मेरे बाप का, मेरे ख़ानदान का नाम है। जुल्दैन सैल अपने बाप के नाम और ख़ानदान के अफराद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता है। जुल्दैन ने कदर सख्त और डो टोक अंदाज में अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और हारून का बुरूज खाकर वहाँ से जाने का इशारा किया तो वो इसकी बातों पर लाजवाब सा होता वहाँ से हटता चला गया। जुल्दैन की तमाम तर गुफ्तगू कुछ फासले पर बैठी सायरा ने भी हर्फ ब हर्फ सुनी थी। इसे अपने काबूनों पर यकीन नहीं आया था। जुल्दैन सैल जो बचपन में इसे अपनी फैमिली का फ़र्द कबूल नहीं कर पाया था, उसे ये जतलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो जो उससे नफ़रत का बरमला इजहार किया करता था, आज किसी बाही वाले के सामने इसे अपनी फैमिली कहकर मुतबर कर गया था। इसका यूँ सायरा का मान रखना जुल्दैन की ये एक बात गुज़िश्ता सालों की हर तलखी और कड़वी बात के असर को ज़ायल कर गई थी। सायरा का दिल अजीब ही लय पर धड़कने लगा। एक खूबसूरत सा एहसास इसके रगों पे में सरायत कर गया। यही मौका था जब सायरा के दिल में जुल्दैन सैल की मोहब्बत ने जन्म लिया था, मगर वो जानती ही ना थी कि आने वाला वक्त इन दोनों की ज़िंदगियों में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसके बदौलत बचपन की बिलाजवाज़ नफ़रत को पनपने के लिए जवाज़ मिल जाएगा। वो नफ़रत जो अब कहीं दूर जा सोई थी, वो बचपन की नफ़रत से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। जुल्दैन सैल के दिल में पैदा हुई ये नरमी, जिसे आज सायरा ने पहली बार देखा था, वो आने वाला तूफ़ान अपने साथ ले जाकर हवा में तहलील कर देगा। अब की बार इनके बीच की तलखी इनकी ज़िंदगियों का रुख ही बदल देने वाली थी। शुक्रिया जारी है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।